हालांकि उसको एक अच्छी तरीके से भी मैं समझता हूँ हैंडल किया जा सकता था। हम लोग बार बार ये कहते आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ की यूथ फ्रस्ट्रेशन में है। उदय माथुर का आप पिछले 4 साल जब से ये जो आंदोलन में वो जुड़े हैं, उनके जो जो बातें जो उन्होंने जो स्टेटमेंट वगैरह दिया है उनको आप देखिए, परखिए, जानिए। कभी भी कहीं भी उनके जो स्टेटमेंट में या उनकी बातों में ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो उकसा रहे हैं। वो तो हमेशा पीस पे जोर दे रहा है। तो लद्दाख में जिस तरह के हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसे लेकर काफी चिंता जो है वो दिल्ली में भी है। लद्दाख के लीडर्स में तो है ही, वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो जांच हो रही है और उनकी शिनाख्त भी की जा रही है। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि कुछ कांग्रेस लीडर्स जो थे वो इस प्रोटेस्ट के पीछे थे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं लद्दाख के बारे में जानकारी देने के लिए। कारगिल से ये सांसद हैं मोहम्मद हनीफा साहब। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर अभी क्या जमीनी क्या हालात क्या हैं वहां पर? अभी अभी हालात अभी कल शाम से अंडर कंट्रोल है, लेकिन बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया कल हुई है, क्योंकि लद्दाख की आवाम हमेशा जो है अमन और पीस में विश्वास रखते हैं। खासकर केडीए और एपेक्स ने तो हमेशा जो है पिछले 4 सालों से जिस तरीके से हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है वो है बहुत पीसफुली और अमन के साथ हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। और हमने हमेशा कहा है कि हम लद्दाख के अवाम हम बिलीव करते हैं बातचीत के जरिए जो है हमने मसाइल को हल करने की। लेकिन कल जो वाकया हुए ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था। जिस तरीके से लेह बंद किया गया था उसमें पुलिस और वहाँ के जो नौजवानों के बीच एक झड़प हुई। हालांकि उसको एक अच्छी तरीके से भी मैं समझता हूँ हैंडल किया जा सकता था, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है वहाँ पे हमारे लेह के हमारे नौजवानों की जानें चली गई। वो भी एक मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या कहीं कहीं बुलेट का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। मैं अभी ले जा रहा हूँ वहाँ पे एलजी साहब से और बाकी लोगों से मिलके मैं स्ट्रांगली मैं डिमांड करूंगा कि जो 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 जिन लोगों का जान चली गई है वो कैसे चली गई है उस वो भी एक की वो बात है, क्योंकि बुलेट या पैलेट के बगैर भी इस मॉब को कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा 1000-1500 लोग होंगे। तो और दूसरा इस लद्दाख के इस तरह के लोग है ही नहीं है। और आपको पता है लद्दाख तो एक बहुत ही अमन पसंद लोगों की तरह जाना जाता है, माना जाता है। तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया कल हुआ। चूंकि आपने जो पहले बताया कि ये इसके पीछे कांग्रेस के या किसी के है, मैं नहीं समझता हूँ किसी के हाथ हो सकते हैं। ये कोई प्री प्लान कोई वाकया है। ये एक तो हमारे लद्दाख के नौजवान में हम लोग बार बार ये कहते आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से कि यहाँ के लोग बहुत परेशान है, यहाँ की यूथ फ्रस्ट्रेशन में है। उनका एक फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे चूंकि पुलिस के साथ जब झड़प हुआ एक फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकल गया। कोई प्री प्लान या इसके पीछे कोई प्लान या इसके पीछे कोई साजिश रचने वाला सब मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा हो। मैं अभी भी आपके माध्यम से भी और अभी मैं एलजी साहब से भी मैं कोशिश करूंगा मिलने के लिए, उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि इस तरह का सोच न रख के एक सही इन्वेस्टिगेशन हो। और लोगों को ये जो पकड़ दकड़ की बात कर रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है फिर ये जो पीसफुली अभी तक हम आंदोलन कर रहे हैं, मैंने बार बार शायद आप से कभी अगर ये हुआ तो मैं बार बार मैंने कहा है कि जो पीसफुली जिस तरीके से हम लोग अपने डिमांड रख रहा है इसको जल्दी से जल्दी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो ये जो आंदोलन कहीं दूसरे और ना ले जाए। क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट है यहाँ के यूथ नेताजी। इवन ही नहीं पूरे लद्दाख के करगिल के पिछले 5 सालों से आपको पता है कि यहाँ के जो नौजवान बेचारे लोग हैं जो पढ़े लिखे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार है, यहाँ के लेबर के काम करने पे मजबूर है वो लोग। तो फ्रस्ट्रेट है, कल वो फ्रस्ट्रेट निकल गया। अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ कि इसके पीछे किसी का साजिश है, कांग्रेस का, बीजेपी का या किसी का। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हम सब लद्दाखी हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि लद्दाख में इस तरह का माहौल हो। हम लद्दाख के जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है हम उसको समझते हैं, मैंने बार बार कहा है।
और हम देश के लिए ये लद्दाख क्या है, यहाँ पे 2 बॉर्डर जो लगते हैं उसकी अहमियत क्या है, ये सब हम समझते हैं। और लद्दाख के अवाम तो सालों साल से आप जानते हैं कि ये ऐसे लोग है नहीं। कल अचानक ये जो क्लैश हुआ, तो ये कई सालों का जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कल निकल गया। इसके पीछे किसी का ना साजिश होगा। मैं फिर अपील करता हूँ कि इस तरह से जो साजिश उस पे ना ले, और जो पकड़ दकड़ अगर आपको करनी होगा तो उस तरह का नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जो है फिर जो है लद्दाख में फिर आग लगने की खतरा है। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं जो कल हुआ? देखिए, कहीं न कहीं मैं समझता हूँ जो बातचीत पिछले कई महीनों से, इवन आपको पता है कि इससे पहले करगिल में प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे। और मेरे ख़्याल से मुझे मालूम नहीं है कि सालों साल के बाद पूरे लद्दाख की लीडरशिप करगिल में जमा हुए थे। हालाँकि लेह में अगर कुछ आंदोलन होता है या कुछ होता है, वहाँ पे करगिल का आज तक लीडरशिप या कोई नहीं आता था। करगिल में होता तो लेह से नहीं आता था। लेकिन पहली बार करगिल में जब 3 दिन के अनशन के बाद एक बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला था यहाँ पे, उसमें ये लेह के लीडरशिप भी शामिल हुए थे, और उनके शामिल होने पर पूरे करगिल के आवाम जो है उसमें शामिल हुए थे। नतीजा ये था कि क्योंकि पिछले बार जब डोमेसिल पे जब बातचीत हुई, मीटिंग हुई हाई पावर कमेटी की, उस मीटिंग में हमें ये वादा किया गया था कि विद इन मंथ जो है दूसरा मीटिंग बुला के हमारे जो मेन मुद्दा है लद्दाख के स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उस पे जो है बातचीत करने के लिए उन्होंने इन प्रिंसिपल माना था। और 1 महीने के अंदर डेट जो है निकालने की उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो डेट निकालने में बहुत देरी हुई, जिसकी वजह से लोगों में बहुत खदशात पैदा हुए। लोगों जो खासकर जो नौजवान तबके जो इंतजार कर रहे हैं, हालांकि पिछले मीटिंग में डोमेसिल और हमारे रिजर्वेशन पे काफी बातचीत आगे चली थी, उस जिसकी वजह से अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हमारे यूटी लेवल पे इवन यूपीएससी ने भी कुछ जो है रिक्रूटमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाला है, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जिसकी वजह से हजारों जो 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 यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है, जिनमें से ज्यादातर लोगों का ऑलरेडी ओआरएस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का आने वाले दिनों में ओआरएस होने वाली है। और नेताजी, मैं आपको एक बात ये बताता चलो, जितने भी जो पढ़े लिखे नौजवान अभी पढ़ के आए हैं ना, बिल्कुल। उन लोगों को बाहर जाके इतने ऊंचे लेवल के पढ़ाई पढ़ने में उतना इकोनॉमिकल उनका फैमिलीज का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिलीज ने अपने पेट काट के, अपने जमीनें बेच के, अपने बच्चों को पढ़ा के, जिंदगी उनका बढ़ा के, आज उन लोगों का वो सब जाया होते हुए जब नजर आता है, तो आप खुद ही समझिए कि कितने फ्रस्ट्रेशन हमारे यूथ में होंगे। बिल्कुल। सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस स्टेटमेंट आया था बुधवार रात को इंसिडेंट के बाद, उसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को रिस्पॉन्सिबल बताया था। उनका कहना था कि वो जो है उन्होंने जो नौजवान है उनको भड़काया, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन जो है वो हुआ और बीजेपी के ऑफिस को भी टारगेट किया गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उदय माथुर का आप पिछले 4 साल जब से ये जो आंदोलन में वो जुड़े हैं, उनके जो जो बातें जो उन्होंने जो स्टेटमेंट वगैरह दिया है, उनको आप देखिए, परखिए, जानिए। कभी भी कहीं भी उनके जो स्टेटमेंट में या उनकी बातों में ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो उकसा रहे हैं। वो तो हमेशा पीस पे जोर दे रहा है। वो हमेशा उन्होंने उन्होंने ही नहीं, हमारे जो जितने भी ये अपेक्स अपेक्स और केडीए की जो लीडरशिप है, हमने 12 बार लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी हमने ये बताया है कि हम बिल्कुल पीसफुली जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम पीसफुली करेंगे। हम अपने आप को अजाब में हम डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लद्दाख में इस तरह का हालात पैदा नहीं कर सकते। ये हमने डे 1 से हमने तय किया है। और सोनम वांगचुक का आज तक का आप देखिए, उनका स्टेटमेंट वगैरह देखिए, वो हमेशा अगर ऐसा करना होता तो वो महीनों तक, कई दिनों तक वो खुद अनशन पे बैठने की उनको क्या जरूरत है। उनके साथ जो 15 लोग है उसमें एक्चुअली नेताजी, ये इमोशन जो है क्यों हुआ, लोग जो हमारे यूथ है वो इसलिए हुआ, अनशन पे बैठे हुए 15 दिन गुजरे थे। तो 15 दिन के बाद वहां पे सोनम वांगचुक जी अकेला नहीं थे। हेलो, सोनम वांगचुक जी अकेला अनशन पे नहीं थे, उनके साथ तकरीबन 15 लोग तो ऐसे थे जो डे 1 से उनके साथ
अनशन पे बैठे हुए थे। तो उसमें काफी बुजुर्ग लोग भी थे, हमारे महिला भी थे। तो उनमें से 15वें दिन जो है, उनमें से एक महिला और एक बुजुर्ग का तबीयत बहुत खराब हो गया वहां पे, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो उसको हॉस्पिटल ले गया, तो मैंने सुनने में मुझे यही आ रहा था कि हॉस्पिटल में किसी जो जो जिन जिन यूथ्स ने उनको ले गया था वहां पे थोड़ा किसी के साथ उनका ये हो गया, वो शायद उसका कनेक्शन थोड़ा बीजेपी के साथ जुड़ा जाता है एडमिट करते वक्त। तो वो थोड़ा कांग्रेस में ही नहीं, वहाँ लद्दाख के नौजवानों में और वो थोड़ा इमोशनली वो जज्बाती हो गया वो लोग बीजेपी के ऊपर वो निकालने का मकसद मुझे लगता है ये। अदरवाइज ये जो कल वाकया हुआ ये बिल्कुल प्लांटेड नहीं था। ये वाकया किसी की साजिश का वो नहीं था, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक और एपेक्स के खासकर दोरजे साहब काथुस्तान साहब जो वहाँ के सबसे बड़ा लीडर है, उन सब का आज तक जितने भी ये हुआ है, हमने हमेशा लोगों को ये कहा है कि हमने पीसफुली, हमने अपना जो भी प्रोटेस्ट दर्ज करना है हमने पीसफुली करना है। और वही चीज सोनम वांगचुक भी आज तक कहता है। कोई भी उनका स्टेटमेंट आप निकाल के देखिए, कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ बेशक एपेक्स के लोग, हम लोग सब ये गुजारिश जरूर कर रहे हैं कि जो अनशन पे बैठे हैं उनके सपोर्ट में वहां आके आराम से बैठ के जो है उनको उनका उनका उनको सपोर्ट कीजिए। सर ये भी बोला जा रहा था कि जो सोनम वांगचुक के खिलाफ कि जो उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसके चलते जो अब एक डेलीगेशन मीट करने जाएगा होम मिनिस्ट्री 6 अक्टूबर को, इसलिए उनको नहीं जोड़ा गया। और जो थुप्स्तान चेवांग साहब हैं वो इस डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो आपकी क्या राय है, क्या ये सही है? और ये जो डेट को लेकर दोनों के बीच में थोड़ी झड़प हो रही है कि 6 अक्टूबर को ही बातचीत होनी चाहिए, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए हम केडीए और एपेक्स के जो लीडरशिप है, हमने 12 पिछले कई दिनों से होम मिनिस्ट्री से हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो 6 तारीख जो इन्होंने डेट फिक्स किया है इसको आगे भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं था ये इतना लंबा ये जो डेट रखना। अगर इसको आगे फिक्स किया करते हैं तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि डेट अगर आगे लाता तो जो अनशन पे बैठे जो सोनम वांगचुक वगैरह है उनसे भी हम बात करके उस अनशन को हम ये कर देते हैं। सोनम वांगचुक जी को टॉक्स में शामिल न करने का उनका ये तो आज से नहीं, जब से सोनम बातचीत वांगचुक हो अपेक्स रही है। में तब से ये जो बात चल रहा है। और सोनम वांगचुक ने खुद ये माना था कि अगर मैं टॉक्स में मुझे बुलाया नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अनशन पे बैठा हूँ, टॉक्स में जो भी जाए मुद्दा तो वही है, बिल्कुल। लद्दाख के जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है उसी पे बात करनी है। तो कोई भी जाए, इसमें एक बहुत हम लोग समझते हैं एक वेलकमिंग बात ये था कि थुस्तान साहब जो है फिर से एपेक्स उन्होंने ज्वाइन किया था। ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय था क्योंकि थुस्तान साहब जो है वो बाहर बैठा हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप थुस्तान साहब ने लिया था कि वो आए थे अंदर। और दूसरा, जो कांग्रेस को बाहर करने की जो बात है वो तो सिर्फ इलेक्शन तक था, क्योंकि लेह में कौंसल इलेक्शन का टाइम जो है आने वाला है। तो इलेक्शन के दौरान कहीं ये पोलिटाइज ना हो जाए, इस वजह से कांग्रेस के लोगों ने खुद अपने आप जो है इससे बाहर गया था। तो एक बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ था बातचीत के लिए। यही था कि डेट को इतना पीछे करना ये हमारे समझ से बाहर था। और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जितना हो सके जो है इस महीने के लास्ट वीक में जो है इस बातचीत के जो मीटिंग का जो डेट है वो लाया जाए। सर जो ले काउंसिल के चुनाव होने जब 2020 में हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को काफी कुछ प्रॉमिस किया था। अब 2025 है, क्या हुआ उन प्रॉमिसेस का, थोड़ा वो बताएं। देखिए लेह में उस वक्त इलेक्शन हुए थे। हालांकि मैं तो कारगिल साइड से हूँ। उस वक्त मैं कारगिल के मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ। तो इस तक जब दोनों इलेक्शन में, उससे कौंसल इलेक्शन हुए उससे पहले ये क्या बोलता है आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे 2019 वाले। तो इन दोनों इलेक्शंस में बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी 6 शेड्यूल की बात की गई थी और वादा भी किया गया था। इवन उस वक्त जो ट्राइबल मिनिस्टर थे उस वक्त, एक ट्राइबल मिनिस्टर थे, वो ले तशरीफ लाए थे। उन्होंने उन्होंने तो बिल्कुल डिक्लेयर किया था कि जो 6 शेड्यूल
चूंकि जो ट्राइबल एरिया को के लिए ही ये जो 6 शेड्यूल का जो ये रखा गया है, तो उन्होंने अनाउंस भी किया था। लेकिन उसके बाद जो है 6 शेड्यूल के उससे बीजेपी उलट गए। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो सेंटिमेंट है, लोगों का जो बीजेपी के प्रति जो 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 उनका जो ये है गुस्सा है, वो इसी बात पे है कि भाई 6 शेड्यूल जिसको आपने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, आपने वादा भी किया था, तो बाद में वो उससे पलट गए। उस चीज को लेके थोड़ा ये है। कल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के ऊपर भी हमला जो है वो बोला गया और काफी वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बोला जा रहा है कि एक कांग्रेस वर्कर, एक कांग्रेस लीडर की भी आइडेंटिटी को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए हैं। देखिए, मैं ही नहीं, हमारे पूरा लीडरशिप इस तरह के जो 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 एक्ट है उसको कभी हमने एंडोर्स हम नहीं करना है। हमने मजम्मत ही हम करता हूँ, क्योंकि इस तरह के किसी के ऑफिस या किसी के हमारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को या किसी के गाड़ी को इस तरह के नुकसान पहुंचाना, ये कहीं भी हमारे खासकर जो केडीए और एपेक्स, चूंकि मैं केडीए का फाउंडर मेंबर हूँ, हमने शुरू से ही प्योरली लद्दाख के जो मुस्तकबिल है, इस तरह इसको किस तरह से सही तरीके से इसको संवारे, वो भी बातचीत के जरिए। हमने हमेशा, मेरा हमेशा, आप देखिए स्टेटमेंट वगैरह, हम बिलीव करते हैं कि बातचीत के जरिए हर मसले का हल हो सकता है। अदरवाइज मसले का हल नहीं हो, अगर बातचीत के जरिए नहीं होगा तो मसले का हल तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह के वाकयात जरूर होंगे। तो मैं समझता हूँ बातचीत के जरिए शुरू से हमारा रहा है। इस तरह का जो कल वाकया हुआ है, ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया है, लेकिन इसको किसी पार्टी से जोड़ना, मैं समझता हूँ सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हो। किसी को पॉलिटिकली किसी को गुनहगार ठहराना ये सही नहीं होगा। सही तरीके से, क्योंकि पूरे लद्दाख इसमें शामिल है, इसमें कोई कांग्रेस, कोई, इवन मैं समझता हूँ अगर पब्लिकली अगर आप जो हमारे लद्दाख की डिमांड्स और एपेक्स का जो ले एपेक्स का, इसमें पब्लिकली बीजेपी के लोग भी सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि ये लद्दाख का एक मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ सही तरीके से फ्री एंड फेयर इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दूसरा, जो जिनकी जानें चली गई, मैं बहुत ही जोरदार मैं डिमांड करता हूँ, जिनकी जानें चली गई है, उनको उनको किस चीज का इस्तेमाल किया गया वहां पे, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की बात है। क्योंकि जरूरत नहीं थी कि इस तरह का, अगर वहां पे बुलेट चली हो या इवन पैलेट भी की भी जरूरत वहां पे, मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल कर सकते थे। क्योंकि मुझे पता है लद्दाख के हमारे अवाम की जो 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 उनका जो पर्सनैलिटीज है, उनको वो बहुत ही अमन पसंद लोग है वहाँ पे। जज्बात में आके थोड़ा वहाँ पे ये हो गया होगा, लेकिन उसको दूसरे तरीके से भी कंट्रोल कर सकता था। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो इस बात पे होना चाहिए कि जिन लोगों का जो जाने चले गए वो कैसे चले गए, किसने उनको इजाजत दिया और किस तरीके से उनको उनके साथ वो किया गया, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दूसरा, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, जो जो बीजेपी ऑफिस में जो वाकया हुआ, बाकी चीजों में हुआ, उसमें फ्री एंड फेयर होना चाहिए। किसी पार्टी से जोड़ के या किसी शख्सियत से जोड़ के इस तरह से अगर लेके, अगर उस तरीके से अगर पकड़ दकड़ होगा, तो फिर ये हालत और भी मजीद खराब हो जाएगा। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्ट्री से खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, उमर अब्दुल्ला साहब का कल ट्वीट आया था, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना था कि लद्दाख से तो स्टेटहुड का प्रॉमिस भी नहीं किया गया था, और लद्दाख के लोगों ने जो है, लेह लद्दाख के लोगों ने जब ही यूनियन टेरिटरी बना था तो काफी जश्न मनाया था। तो वहां पर इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर है उसकी क्या हालत होगी? तो जो एक कंपैरिजन उन्होंने किया है, इसके बारे में बतौर सांसद आप उसे, उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दुनिया में, और वाकई है भी है। ये जो हमारा देश है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर जगह जो है वो अवामी राज है, अवामी सुनवाई है। तो इस तरह के देश में, और खासकर लद्दाख और जेएंडके के लोगों ने अपने, जो खासकर हमारे जनरेशन के लोगों ने अपने जिंदगी जो है एक लोकतंत्र सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में गुजारी है। तो आज अचानक जो है उनको एक ब्यूरोक्रेसी सेटअप में, मैं तो समझता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोगों को अभी दोबारा से एक गुलामी में हमको धकेल दिया है। तो इस तरह के सेटअप में जहां अवामी कोई सुनवाई नहीं हो, अवाम का सुनता नहीं हो,
वहाँ के पॉलिसीज जो है वो बाहर के लोग आके वहाँ पे बनाते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट में वहाँ के लोगों का कोई से नहीं ना हो, वहाँ पे जो है आवाम जो है इस तरीके से रह नहीं सकते। तो कोई ना कोई ऐसे वाकया हो गए। तो मैं समझता हूँ जे.एंड.के को भी जो है वो स्टेटहुड का वादा किया गया है, कोर्ट में वादा किया गया है, तो उनको भी जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और लद्दाख का जो डिमांड है, हम अभी भी हम ये चाहते हैं कि हम बातचीत के जरिए हल चाहते हैं, तो बातचीत शुरू हो। मैं बार बार बोला, मैं होम मिनिस्ट्री में भी ये बोला था कि आप एक बार जब बातचीत आप शुरू करते हैं तो उस बातचीत को बंद मत कीजिए, बातचीत को आप जारी रखिए। और कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री और लद्दाख के जो लीडरशिप है वो जब तक किसी न किसी नतीजे पर दोनों नहीं आते, तब तक ये बातचीत अगर शुरू जारी रखते हैं तो कम से कम लोगों को एक तसल्ली ये रहती है कि भाई हमारे मुद्दे के ऊपर कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है, बातचीत कम से कम कर रहे हैं। और ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि बातचीत का नतीजा जो है कोई ना कोई अच्छा नतीजा जो है वो आ जाएंगे। सर आखिरी सवाल, 6 अक्टूबर को जो है वो बातचीत है, होम मिनिस्ट्री में आप लोग आएंगे, तो क्या उम्मीदें लगा के रख रहा है लद्दाख इस बार दिल्ली से? देखिए, उम्मीदें हमेशा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खासकर होम मिनिस्टर साहब से हमारे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर को जाना जाता है कि डिसीजन मेकर में हम अगर वो चाहे, होम मिनिस्टर चाहे, तो कोई भी जो है लद्दाख के फेवर में डिसीजन दे सकते हैं। तो ये एक उम्मीद लद्दाख के अवाम को है होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से। तो मैं समझता हूँ 6 तारीख के जो मीटिंग है उस वो मैं समझता हूँ अभी एक शुरुआत होगी। एक मीटिंग में पूरे मसले का हल हो, ये भी मुझे मैं समझता हूँ हो सकता है एक मीटिंग में ना हो, लेकिन एक अच्छी शुरुआत में, एक अच्छे माहौल में प्योरली जो लद्दाख के जो हमारे केडीए और एपेक्स ने जो मुद्दे रखे हैं, उस मुद्दों से आगे पीछे भटके बगैर उसी मुद्दे पे बातचीत करे और कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा निकाले जहाँ पे लद्दाख की आवाम, लद्दाख की लीडरशिप को तसल्ली हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उस दोनों के बीच में कोई जो है अच्छा सा एक जो सोल्यूशन निकाले जिसमें आवाम भी खुश हो, लीडरशिप भी खुश हो और लोगों को तसल्ली भी हो अपने फ्यूचर को लेकर। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए और हमें बताने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप उम्मीदें लेकर दिल्ली की और निकले हैं और दिल्ली वालों के नुमाइंदों से मिलेंगे, उनमें से कुछ आपकी उम्मीदें जो हैं वो जल्दी पूरी हों। शुक्रिया सर।